हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। अभी रिसेंटली ही मैं वियतनाम घूम कर आया हूँ। और अगर आप लोग भी वियतनाम जाने का प्लान कर रहे हैं या आप लोग फ्यूचर में वियतनाम जाने का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह आप वियतनाम जा सकते हैं, या जब अभी मैं वियतनाम गया था तो मेरे वहाँ पर क्या एक्सपीरियंसेस थे, किस तरह मैंने अपने फ़्लाइट्स बुक की, कैसे वीज़ा का प्रोसेस क्या रहता है, कैसे आप होटल बुक कर सकते हैं और कहाँ आपको होटल्स बुक करने चाहिए। तो ओवरऑल जो पूरा डिटेल में मेरी आइटनरी क्या थी, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा और डिटेल में एक एक चीज़ आपको बताने का ट्राई करूँगा। और साथ ही साथ जो यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो काफ़ी लोग सोचते हैं उस चीज़ के लिए भी, कि हम बजट में किस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो मेरा भी वियतनाम ट्रिप थी वो मैंने काफ़ी बजट में ट्रैवल किया था, और लास्ट में इस वीडियो के एंड में आपको पता भी लगेगा कि फ़ाइनल जो मेरा पूरा बजट रहा वियतनाम घूमने का, वो कितने मेरे पैसे खर्च हुए वियतनाम घूमने के अंदर, तो वो चीज़ भी लास्ट में आपको पता लगेगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं फ़्लाइट्स की, कि अगर आपको वियतनाम जाना तो आप अपने फ़्लाइट का टिकट्स कहाँ से बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप स्काई स्कैनर एक वेबसाइट है, वहाँ से चाहें तो अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं। वहाँ पर आप मंथली प्राइजेस भी देख सकते हैं कि किस महीने में सबसे सस्ते टिकट आपको मिल रहे हैं। वहीं उसके साथ ही वियतजेट जो एयरलाइन है उसकी काफ़ी सारी फ़्लाइट्स इंडिया से चलती हैं, तो आप वियतजेट के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी टिकट बुक कर सकते हैं। वहाँ पर कई बार अच्छे ऑफर्स मिलते हैं, तो आपको सस्ते टिकट मिल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने फ़्लाइट का टिकट्स कुछ टाइम पहले बुक कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 महीने पहले या उससे भी ज़्यादा अगर कुछ टाइम पहले अगर आप बुक करते हैं, तो उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपको टिकट सस्ते मिल जाते हैं। अब जैसे अगर मैं अपना बताता हूँ, तो मैंने वियतजेट के ऑफिशियल वेबसाइट से ही अपने टिकट्स बुक किए थे, और मैंने अपने वियतनाम के टिकट 2 महीने पहले बुक कर लिए थे। तो वहाँ मुझे अच्छा ऑफ़र मिल रहा था, तो इसी वजह से मुझे टिकट्स काफ़ी सस्ते पड़े। तो मैंने जब अपने टिकट्स बुक किए थे, मुझे रिटर्न फ़्लाइट यानी अहमदाबाद से हो ची मिन्ह और हनोई से दिल्ली वापस पर पर्सन जो मुझे टिकट्स पड़े थे वो 11,200 रुपये के मुझे मिले थे। और हम 2 लोग साथ में गए थे, तो 22,400 रुपये के हमारे फ़्लाइट के टिकट्स थे। अब बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस की। अगर आपको वियतनाम जाना है तो उसके लिए आपको वीज़ा लेना होता है। तो वियतनाम जाने के लिए वीज़ा लेने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी है। ऑनलाइन आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई वीज़ा आपको मिलता है, $25 की आपको उसके लिए फ़ीस देनी होती है, और 3 to 7 वर्किंग डेज़ में आपका वीज़ा आपको मिल जाता है। तो अगर उसके लिए आप बिल्कुल डिटेल में देखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड कि कैसे आपको अप्लाई करना है, तो चैनल पर ऑलरेडी वीज़ा प्रोसेस की वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। अब अगर आप वियतनाम जाना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी जगहों पर ऐसा लिखा होता है, जैसे वियतजेट की वेबसाइट पर भी मैंने पढ़ा था, वहाँ लिखा हुआ था कि जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी है, वो आपको अपने साथ लाना होगा। तो लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ तो मेरे से एयरपोर्ट पर खैर वो किसी ने नहीं मांगा था, लेकिन हाँ मेरे पास था ऑलरेडी। तो इसमें मैं रेकमेंड आपको ये करूँगा कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए, आपको करा लेना चाहिए। और जो ट्रैवल इंश्योरेंस आपका है वो वहाँ पर लिखा होता है कि आपका ट्रैवल इंश्योरेंस कम से कम $10,000 का कवर उसके अंदर आपको मिलना चाहिए। तो वो वाला ट्रैवल इंश्योरेंस आप करा सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सारी आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब अगर मैं अपना बताता हूँ तो मैंने अपना 9 दिन का मेरी जर्नी थी, तो 9 दिन का ही मैंने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस लिया था। और वो जो मुझे उसका कॉस्ट पड़ा था वो पड़ा था पर पर्सन 350 रुपीज़। तो हम 2 लोग गए थे, तो 700 रुपये 2 लोगों के लिए। अब बात करते हैं हम वैक्सीन सर्टिफिकेट की। तो अगर आप वियतनाम जा रहे हैं तो आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं भी वियतनाम गया था, तो जब मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर था वहाँ भी, और जब मैं रिटर्न में वापस हनोई से दिल्ली आ रहा था, तो हनोई एयरपोर्ट पर भी मुझसे मेरा वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगा गया था। और अगर वो मेरे पास नहीं होता तो शायद फिर वो मुझे RT-PCR टेस्ट के लिए कहते हैं, या उसमें फिर शायद मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी। तो आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, वो आपसे मांगा जाएगा एयरपोर्ट पर चेक इन के टाइम। और वैक्सीन सर्टिफिकेट भी आपका कम से कम डबल डोज़ वाला होना चाहिए। अगर आपका सिंगल डोज़ है तो वो वैलिड नहीं है, आपका कम से कम डबल डोज़ का वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अब बात करते हैं हम सिम की। तो जब आप वियतनाम पहुंच जाते हैं तो वियतनाम जाने के बाद आपको एक सिम की ज़रूरत होती है, आपको इंटरनेट का एक्सेस के लिए। तो उसके अंदर मैं कहूँगा कि आप वियतनाम में जाकर सिम लें। और वहाँ सिम लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप एयरपोर्ट से भी सिम ले सकते हैं, या फिर आप बाहर जाकर सिटी से भी ले सकते हैं। अब उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो एयरपोर्ट या सिटी आप कहीं से भी सिम लेते हैं, प्राइस आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। मैंने एयरपोर्ट से सिम ली थी, लेकिन मैंने बाहर पता किया था तो प्राइस सेम ही था। अब वहाँ पर आपको जो ऑपरेटर्स हैं, जो नेटवर्क वहाँ पर मिलते हैं सिम में, वो वीएयरटेल है, मोबीफोन है, या एक तो नेटवर्क और है। तो मैंने क्योंकि वीएयरटेल की सिम ली थी, तो इसलिए मैं आपको वीएयरटेल का बता सकता हूँ। तो वीएयरटेल के अंदर अगर मैं देखता हूँ, मैं 9 दिन वियतनाम में रहा, मुझे किसी तरह का कोई कनेक्टिविटी इशू उसके अंदर नहीं आया। और इंटरनेट में भी ऐसा नहीं रहा कि मुझे स्पीड कम मिल रही थी या कोई दिक्कत थी, अच्छा चला मेरा
पूरा 9 दिन तक ही वहाँ पर इंटरनेट वगैरह। तो अब अगर इसके अंदर मैं कहूँ कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, तो पहली बात तो आप वहाँ पर शॉप्स पर पता कर सकते हैं, आप सबके प्लान्स कंपेयर कर सकते हैं और उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एयरटेल के अंदर मुझे जो प्लान मिले वो था एक 500 रुपीज़ का प्लान, जो 9 दिन के लिए था, 10 दिन के लिए। तो वो उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग ही बताया था, क्योंकि मैं 9 दिन रुकने वाला था। तो वो 500 का प्लान था और उसमें मुझे टोटल 10 GB डेटा और एयरटेल टू एयरटेल फ्री कॉल मिल रही थी। लेकिन मैंने सोचा बाई चांस इंटरनेट ख़त्म हो गया तो मुझे फिर रिचार्ज कराना पड़ेगा, कॉस्टली पड़ जाएगा थोड़ा। तो इसलिए मैंने उनसे और पूछा, तो उन्होंने एक 30 दिन का प्लान मुझे बताया, जिसके अंदर डेली मुझे 6 GB डेटा मिल रहा था और साथ में एयरटेल टू एयरटेल फ्री कॉल्स, और एयरटेल से किसी अदर नेटवर्क पर 20 मिनट लोकल कॉल तो थी ही, इंटरनेशनल कॉल दोनों में से किसी में आपको नहीं मिलेगी। तो इस अकॉर्डिंग आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 900 वाला जो प्लान है वो वाला प्लान सेलेक्ट किया था, ताकि इंटरनेट को लेकर मुझे किसी तरह की वहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम बात करते हैं करेंसी की, कि वियतनाम जाने के बाद आपको वियतनामीज करेंसी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो एक तो ऑप्शन आपके पास है कि आप वहाँ पर करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। अब करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप अपने साथ US डॉलर्स रख सकते हैं, क्योंकि US डॉलर्स का जो एक्सचेंज रेट है वहाँ पर वो सबसे अच्छा आपको मिल जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा आपको कमीशन नहीं देनी होती, बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा उसमें चार्ज लगता है। अब वहीं उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आप दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप चाहें तो जो आपके पास डेबिट कार्ड्स हैं आप उनसे भी वहाँ के ATM से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर चीज़ ये है कि वो आपका कौन से बैंक का डेबिट कार्ड है, या फिर वहाँ किस बैंक के ATM से आप पैसे निकाल रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ चार्जेस उसके अंदर लगते हैं। तो वो आप ATM में वहाँ पर लगाकर अकॉर्डिंगली उसको चेक कर सकते हैं। अब वहीं अगर इसके अलावा मैं अपना बताता हूँ, तो मैं अपने साथ, मेरे पास कुछ मलेशियन रिंगिट्स और सिंगापुर डॉलर्स थे, तो मैं अपने साथ वो लेकर गया था। और उनका भी मुझे जो एक्सचेंज रेट मिला था वो मुझे काफ़ी अच्छा मिला था। उसके अंदर कोई ऐसा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ा था। अब चीज़ उसमें एक और ये आती है कि आपको वो कहाँ से एक्सचेंज कराने चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग उसमें ये देखते हैं कि एयरपोर्ट से कि शायद आपको कॉस्टली पड़ेगा, सिटी में आपको अच्छा रेट मिल जाए। लेकिन मैंने होचिमिन सिटी के एयरपोर्ट से भी पैसे एक्सचेंज कराए थे, उसके बाद मैंने दानांग में सिटी में एक्सचेंज कराए थे, और फिर निनबिन में भी मैंने सिटी में एक्सचेंज कराए थे। और तीनों ही जगह मुझे एग्जैक्ट बिल्कुल सेम रेट मिला था, एक्सचेंज रेट जो मिल रहा था वहाँ पर। तो उसके अंदर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कहीं से भी एक्सचेंज करा सकते हैं। लेकिन हाँ, आप सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही शॉप पर जाकर आप डायरेक्ट करा लें, आप 2-3 जगह पता कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर आपको अच्छा एक्सचेंज रेट मिलता हो आप वहाँ पर उसे चेंज करा सकते हैं। तो अब बात करते हैं आइटनरी की, जो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। तो हम 9 दिन के लिए वियतनाम गए थे। अब जिसके अंदर जो मेरा डे 1 था, सुबह 7-8 बजे के आसपास हमारी फ़्लाइट होचिमिन सिटी में लैंड हो गई थी। तो उसके बाद का जो हमारा डे था हमने उसमें थोड़ा रेस्ट वगैरह किया, और उसके बाद हमने बस ऐसे ही जस्ट सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर किया। और उसके बाद हमने रात को वहाँ पर एक साइगोन वाटर बस है, हम लोग वहाँ पर गए, हमने उसकी उसकी राइड की। उसके बाद वहाँ पर न्यूएन हुए वॉकिंग स्ट्रीट है एक, होचिमिन सिटी में ही, उसके बाद हम वहाँ गए। उसके बाद रात में वहाँ पर बुई वियन वॉकिंग स्ट्रीट है, उसके बाद रात को हमने वो जो वॉकिंग स्ट्रीट है उसे एक्सप्लोर किया। और उस दिन रात में हमने होचिमिन सिटी में ही स्टे किया। फिर उसका जो नेक्स्ट डे था, उसके नेक्स्ट डे के लिए जो हमारा दूसरा दिन था होचिमिन सिटी में, उसमें आप चाहें तो मेकोंग डेल्टा या कुची टनल्स वहाँ पर थोड़ा फेमस है, आप वो वाले टूर भी कर सकते हैं। हालांकि हमारा किसी वजह से वो रह गया था, हम नहीं कर पाए उसे। तो उस दिन जो हमारा दूसरा दिन होचिमिन सिटी में था, उस दिन भी हमने होचिमिन सिटी के जो कुछ मेजर अट्रैक्शंस हैं वहाँ पर, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हमने वो कवर किए। जैसे उसमें हम बैंथान मार्केट गए, रीयूनिफिकेशन पैलेस गए, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस गए, उसके बाद सेंट कैथेड्रल चर्च गए, विन जाइम पगोडा एक है वहाँ पर हम गए। तो इस तरह पूरा दिन हमारा दूसरा होचिमिन सिटी में रहा। और उसी दिन शाम को हमने अपनी बस ली होचिमिन सिटी से दानांग के लिए। तो शाम को हमने बस ली, पूरी रात हम उस दिन बस में ही रहे, और नेक्स्ट डे में दोपहर को हमें बस ने दानांग उतार दिया था। तो जो हमारा थर्ड डे था, उस दिन हम दोपहर में दानांग पहुँचे। उसके बाद थोड़ा रेस्ट वगैरह करने के बाद हम लोगों ने दानांग में रात को, वहाँ पर ड्रैगन ब्रिज है जिस पर एक ड्रैगन का वो फायर एंड वाटर शो होता है, वो हर सैटरडे संडे रात को 9 बजे होता है। तो हम संडे पहुँचे थे इसलिए हम उसे देख सकते थे, तो रात को हमने वो शो देखा। और उसके बाद वहाँ पर एक सोनत्रा नाइट मार्केट है जहाँ पर आप काफ़ी अच्छा फूड एंजॉय कर सकते हैं, स्ट्रीट फूड। तो उसके बाद हमने वो मार्केट एक्सप्लोर की। फिर जो हमारा उस दिन फिर हमने दानांग में स्टे किया। फिर जो हमारा फोर्थ डे था, यानी दानांग का हमारा सेकंड डे, उस दिन हम सुबह मार्बल माउंटेन्स गए और शाम को हम होयान गए। और उस दिन फिर हमने दानांग में ही स्टे किया। और उसके बाद जो हमारा टोटल ट्रिप का फिफ्थ डे था और दानांग का थर्ड डे, उस दिन हम सुबह बाना हिल्स के लिए गए, और पूरा दिन हमारा बाना हिल्स में ही रहा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी जगह है घूमने के लिए, उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। तो पूरा दिन हमारा बाना हिल्स में ही रहा। तो हमारे 3 दिन दानांग में रहे। अब उसके बाद इसी दिन हमने शाम को अपनी फिर से बस ली दानांग से
निनबिन जाने के लिए। तो वो वाली भी जो हमारी बस जर्नी थी उसमें भी हम पूरी रात बस में रहे, और जो हमारे ट्रिप का 6th डे था उस दिन सुबह सुबह हम निनबिन पहुंच गए थे। तो उस दिन निनबिन जाने के बाद हम लोगों ने होटल वगैरह हम अपने गए, उसके बाद हम वहाँ पर हम बाइदिन पगोडा है जो पूरे वियतनाम का सबसे बड़ा पगोडा है, और वहाँ पर भगवान बुद्ध का भी पूरे वियतनाम का सबसे बड़ा जो स्टैचू है वो वहाँ पर लगा हुआ है। तो हम वो पगोडा देखने के लिए गए। उसके बाद शाम में हम मुआ केव्स गए, और उस दिन हमने निनबिन में ही स्टे किया। और उसका जो नेक्स्ट डे था, उसके नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में त्रांग एन बोट राइड के लिए गए। तो कुछ टाइम हम वहाँ पर रहे, त्रांग एन बोट राइड हमने एंजॉय की। और उसके बाद जो हमारा सेकंड डे था ये निनबिन में, उस दिन शाम को ही हमने निनबिन से बस ली अपनी हनोई के लिए। अब क्योंकि वहाँ से हनोई सिर्फ 100 किलोमीटर या 2 घंटे लगते हैं, तो हम शाम में ही हनोई पहुँच गए थे। और रात में वहाँ पर जो हनोई में बियर स्ट्रीट है, काफ़ी फेमस है, तो हम लोगों ने उसको एक्सप्लोर किया। और उसके बाद जो हनोई में हमारा उससे नेक्स्ट डे था और हमारी ट्रिप का जो 8वां दिन था, उस दिन हम हलोंग बे क्रूज़ टूर के लिए गए। और शाम को हम फिर से हलोंग बे से वापस हनोई में ही आए, और शाम को हमने फिर से थोड़ा बहुत हनोई की जो नाइट मार्केट्स वगैरह हैं वो एक्सप्लोर की। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डे था, उस दिन भी हमने हनोई में स्टे किया। और उसके बाद जो हमारा ट्रिप का लास्ट डे था, 9th डे, और हनोई का हमारा आप सेकंड या थर्ड डे मान सकते हैं उसको। तो उस दिन हनोई के अंदर हमने सुबह मॉर्निंग में हम ट्रेन स्ट्रीट देखने के लिए गए, और उसके बाद हमने हनोई के अंदर ही एक होआन किएम लेक है वो लेक देखी। और थोड़ा कुछ मार्केट्स एक्सप्लोर करने के बाद उस दिन शाम की हमारी फ़्लाइट थी, और फ्लाइट लेके शाम को हम फिर वापस दिल्ली आ गए थे। तो ये कुछ इस तरह की आइटनरी है जिसको अगर आप चाहें तो आप भी फॉलो कर सकते हैं, जो हमारी आइटनरी थी। तो अब हम बात करते हैं होटल्स की, कि आप वियतनाम के अंदर कैसे होटल बुक कर सकते हैं, कितने तक में आपको होटल मिल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि आपको होटल किस लोकेशन पर, आपको कहाँ पर अपने होटल्स बुक करने चाहिए। तो उसके अंदर अगर आप देखें सबसे पहले कि आप होटल कैसे बुक कर सकते हैं, तो मैंने अपने सभी होटल्स booking.com वेबसाइट है वहाँ से बुक किए थे। आप भी चाहें तो वहाँ से बुक कर सकते हैं। वेबसाइट मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, उस पर काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है, एक एक चीज़ के बारे में वहाँ पर डिटेल में सब कुछ लिखा होता है, कुछ भी हिडन उसमें ऐसा नहीं है। अब वहीं बात करते हैं कि वियतनाम के अंदर होटल्स आपको कितने तक में मिल जाएंगे। तो वियतनाम के अंदर होटल्स काफ़ी कॉस्टली नहीं है, लेकिन वहीं अगर मैं हो ची मिन सिटी और हनोई की बात करूँ जो बड़ी सिटीज़ हैं, तो उसमें कुछ हद तक होटल्स कॉस्टली हैं, लेकिन वहाँ पर आप हॉस्टल्स ले सकते हैं जो एक सस्ता ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो अब अगर इसमें मैं अपना बताता हूँ, तो जब मैं हो ची मिन सिटी में मैंने स्टे किया था एक दिन के लिए, तो मैं वहाँ हॉस्टल में रुका था, और वो हॉस्टल सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ पर पर्सन में था। यानी हम 2 लोग थे तो सिर्फ 400 रुपये एक रात के हमने उसके लिए पे किए। देन उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, मैंने ओवरनाइट बस से ट्रैवल भी किया था, तो उसके बाद मैं दानांग आ गया। अब दानांग में मैंने होटल लिया था, वो रूम था, अटैच वॉशरूम वगैरह उसमें सब कुछ था। तो उसका हमने जो पे किया एक दिन का वो 600 रुपये था, 2 दिन के हमने 1200 रुपये उसमें पे किए, और काफ़ी अच्छा रूम था वो। उसके बाद फिर हम लोग निनबिन गए, क्योंकि हमने एक नाइट फिर से ट्रैवल किया बस में ही। तो उसके बाद जब हम निनबिन पहुँचे, तो हमने निनबिन में एक दिन का स्टे किया था, हमने निनबिन में होटल लिया। वो भी सिर्फ 700 रुपीज़ का था, वो होम स्टे था, और वहाँ पर भी अलग प्रॉपर आपको रूम और वॉशरूम्स वगैरह अटैच वो सब आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद हम वहाँ से फिर हनोई गए, और हनोई में हमने 2 दिन अपना स्टे किया। तो हनोई में हमने हॉस्टल लिया था जो 350 रुपीज़ पर पर्सन पर नाइट था। हम 2 दिन के लिए रुके थे, तो 700 रुपये एक आदमी के हो गए, और 1400 रुपीज़ 2 लोगों के लिए। तो इतने में हमें वहाँ पर हॉस्टल मिल गया था। तो आप देख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, वेबसाइट पर booking.com वेबसाइट मैंने आपको बताई, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जो होटल्स आपको अच्छे लगें, आपके अकॉर्डिंग सूटेबल लगें, आप उन्हें ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक एवरेज के तौर पर अगर हम देखेंगे तो 600-700 रुपये आप मान सकते हैं, इतने में आराम से आपको होटल्स मिल जाएंगे। और क्योंकि हो ची मिन और हनोई में शायद थोड़े से ज़्यादा मिले, बाकी जगह थोड़े कम मिले, तो एक एवरेज आप लगा सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि आपको बुक कहाँ करने चाहिए होटल अपने। तो जैसे हो ची मिन सिटी है, तो हो ची मिन सिटी के अंदर एक जगह है डिस्ट्रिक्ट 1। तो आपको मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा आपको डिस्ट्रिक्ट 1 में ही अपने होटल्स बुक करने चाहिए अगर आप हो ची मिन सिटी जाते हैं। क्योंकि जितने भी आपको कुछ पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज हैं, जैसे आपने कोई टूर बुक किया, मेकोंग डेल्टा का आपने टूर बुक किया, तो टूर में फैसिलिटी आपको ये मिलती है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट 1 में रहते हैं तो आपके होटल पर ही आपको कार या बस आएगी, आपको लेकर जाएगी, और शाम को आपके होटल पर ही वो आपको ड्रॉप करेंगे। लेकिन वो सिर्फ तभी होगा जब आप डिस्ट्रिक्ट 1 में रुकते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट 1 से बाहर कहीं रुकते हैं तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी कोई देगा। दूसरी जगह अगर आप दानांग के अंदर हम देखते हैं, तो दानांग में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ड्रैगन ब्रिज के नियर बाय कहीं पर आप अपना होटल ले सकते हैं, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा रहेगा। आप ड्रैगन ब्रिज जा सकते हैं, सोनत्रा नाइट मार्केट वहीं आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें आपके वहाँ पर नज़दीक पड़ जाएंगी, तो आप वहाँ ले सकते हैं। वहीं तीसरी जगह जो निनबिन है, निनबिन के अंदर मैं सजेस्ट करूँगा कि जो निनबिन का मेन सिटी सेंटर है उससे अलग हटके एक जगह टैमकॉक है वहाँ पर।
तो आपको होटल अपना वहाँ पर बुक करना चाहिए, क्योंकि जितने भी जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वहाँ पर, जैसे मुआ केव्स है, बाइदिन पगोडा है, त्रांगन बोट राइड है, टैमकॉक बोट राइड है, वो सब उसी के आसपास है। और जितने टूरिस्ट्स हैं ज़्यादातर वहीं पर निनबिन में ही वहीं पर स्टे करते हैं। तो आपको टैमकॉक में मैं सजेस्ट करूँगा आपको अपना होटल या होम स्टे जो भी आपको वो लेना चाहिए। और एक एडवांटेज वहाँ पर और भी है कि वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। आपको नॉनवेज खाना है तो वो रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। और साथ ही आपको अपने कहीं के टूर बुक करने हैं वो आप वहाँ से बुक कर सकते हैं, बहुत ऑफिसेज़ हैं। या फिर आपको हनोई के लिए बस लिमोजिन वगैरह लेनी है तो वो भी आप वहाँ से ईजिली बुक कर सकते हैं। अब अगर जब हम हनोई पहुँच जाते हैं तो हनोई के अंदर भी सेम होचिमिन सिटी जैसा है। जैसे होचिमिन सिटी में डिस्ट्रिक्ट 1 है, हनोई में ओल्ड क्वार्टर है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ओल्ड क्वार्टर में अपने होटल या हॉस्टल्स बुक करें। उसका एडवांटेज आपको ये है कि वो पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी जो है आपको वो ओल्ड क्वार्टर में ही मिलेगी, होचिमिन सिटी की तरह। अगर आप ओल्ड क्वार्टर से बाहर का ही रहते हैं तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको मिले, बाकी ज़्यादातर लोग वहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो इन तरह की कुछ चीज़ों को मैं कहूँगा होटल्स बुक करते टाइम आप याद रख सकते हैं, जिससे आप काफ़ी सेविंग्स कर सकते हैं। और आपका जो घूमना भी है वो काफ़ी उसमें आपको कंफर्ट मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत भागम भाग नहीं करनी पड़ेगी इधर उधर। तो अब बात करते हैं फ़ूड की, कि फ़ूड में आपको कहाँ कौन से कुछ मार्केट्स आप ट्राई कर सकते हैं वियतनाम के अंदर, और कितने तक आपका कॉस्ट पड़ जाएगा फ़ूड में। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आपको स्ट्रीट फूड में ऑप्शंस मिल जाएंगे, और अगर आप नॉन वेज भी खाते हैं तो उसमें तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वेजिटेरियन में भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो अगर हम होचिमिन सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर आप स्ट्रीट फूड काफ़ी वैराइटीज़ हैं वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं होचिमिन सिटी के अंदर। और वहीं पर जब हम दानांग या होयान की बात करते हैं तो दानांग के अंदर भी सोनत्रा नाइट मार्केट है जो मुझे अच्छी लगी काफ़ी, पूरा स्ट्रीट फूड ही वहाँ पर है। और एक बहुत बड़ी सी जगह है जहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, उसमें गाड़ी बाइक वगैरह से कुछ नहीं होता। तो आप आराम से वहाँ पर बैठकर फूड एंजॉय कर सकते हैं, और वेज नॉन वेज दोनों ही तरह का आपको मिल जाएगा। होयान की बात करते हैं तो जहाँ पर वो लैंटर्न बोट राइड होती है उसके सामने की जो पूरा मार्केट एरिया है वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट फूड में आपको स्टॉल्स मिलेंगे। तो वहाँ पर आप बहुत तरह तरह की वैरायटी में आप फूड को एंजॉय कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ निनबिन में, तो निनबिन के अंदर आपको स्ट्रीट फूड से ज़्यादा वहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स काफ़ी मिल जाएंगे। जहाँ आप टैमकॉक के अंदर अगर आप रुकते हैं तो वहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर काफ़ी वैरायटी में फूड एंजॉय कर सकते हैं। और वहाँ पर इंडियन और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत हैं निनबिन के अंदर अगर हम देखते हैं तो। वहीं अगर आप इसके बाद हनोई जाते हैं तो हनोई के अंदर जैसे उनकी बियर स्ट्रीट है, या फिर और उसके अलावा जो सिटी का एरिया है वहाँ पर भी आपको स्ट्रीट फूड में बहुत वैरायटीज़ मिलेंगी। आप इजीली वहाँ पर भी काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ का स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हैं। अब वहीं बात करते हैं अगर इसके कॉस्ट की, तो मैं उसमें कहना चाहूँगा कि अगर आप नॉर्मल रखते हैं चीज़ों को तो 500 रुपीज़ पर डे पर पर्सन के लिए सफिशेंट रहेगा, क्योंकि काफ़ी हॉस्टल्स या होटल के अंदर आपको ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड मिल जाता है। तो उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो 500 रुपीज़ पर पर्सन पर डे के हिसाब से मुझे लगता है सफिशेंट है। क्योंकि जितनी स्ट्रीट फूड में हमने वहाँ पर चीज़ें ट्राई की उसके अंदर 20 to 30,000 डोंग के अंदर आपको मोस्टली चीज़ें मिल जाती हैं। और एक बार में अगर आप 2 चीज़ें भी ट्राई करते हैं तो आई थिंक वो सफिशेंट रहता है। तो 500 रुपीज़ पर पर्सन आप उसे पर डे के हिसाब से देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन की, कि जब आप वियतनाम पहुंच जाते हैं तो आप एक सिटी से दूसरी सिटी तक ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, और आप एक सिटी के अंदर आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, और कैसे आप बजट में उसको आप अच्छे से घूम सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप बाय ट्रेन जा सकते हैं, या बाय फ्लाइट जा सकते हैं, या बाय बस जा सकते हैं। तो अगर मैं ट्रेन का कहूँ तो ट्रेन का मैं पर्सनली कहूँगा, जितना मैंने सर्च किया था ट्रेन के प्राइजेस थोड़े ज़्यादा हैं, कॉस्टली हैं। ट्रेन से सस्ते में आपको फ़्लाइट्स मिल जाती हैं। तो फ़्लाइट्स में सेम चीज़ है यहाँ भी, अगर आप थोड़ा पहले बुक करा लेते हैं, बाई चांस आपका ट्रिप पहले से प्लान है तो आपको थोड़ी सस्ती फ़्लाइट्स मिल सकती हैं। अब पर्सनली जो मैंने जो वहाँ पर फॉलो किया था, ऑप्शन जो मैंने सेलेक्ट किया वो मैंने बस का किया था। मैंने बाय बस वहाँ पर एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए ट्रैवल किया था। तो अब अगर मैं बसेस की बात करता हूँ तो मैंने 2 दिन बस के अंदर ट्रैवल किया था। तो बस से ट्रैवल करने का एक एडवांटेज ये है, आपको होटल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप रात में बस में जा सकते हैं। और बसेस अच्छी होती हैं, कंफर्टेबल होती हैं, फुली एसी बसेस होती हैं, तो आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। एक एडवांटेज उसका ये है। दूसरा ये है कि आप पूरे वियतनाम में जब बसेस हाईवे से निकल रही होती हैं तो आप बस में जाते हुए काफ़ी अच्छे व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो उसका एक ये भी एडवांटेज है। और तीसरा एडवांटेज ये है कि सबसे अगर चीपेस्ट ऑप्शन आपको चाहिए एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने का, तो वो बस ही है। आप बस से सबसे सस्ते में जा सकते हैं। अब बस में ये है कि आपको कौन सी बस बुक करनी चाहिए। तो एक तो आप बस स्टेशन जा सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ पर काउंटर्स बने हुए हैं, बड़ा जो बस अड्डा वहाँ पर होता है वहाँ काउंटर्स बने हैं, आप वहाँ से बस अपनी बुक कर सकते हैं अगली सिटी जहाँ आपको जाना है वहाँ के लिए।
या फिर मैंने फूटा बस लाइन एक कंपनी है वहाँ पर, मैंने उससे ट्रैवल किया था। तो उसका एडवांटेज ये था, उनकी एक तो ऑनलाइन वेबसाइट है, मैं ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकता हूँ। दूसरा ये है, उन्होंने सिटी के अंदर भी कई जगह पर काफ़ी सिटी में अपने काउंटर बनाए हुए हैं, जैसे होचिमिन सिटी में भी उनका एक काउंटर उन्होंने अपना बनाया हुआ है ऑफिस। तो वहाँ से जाके हम बुक कर सकते हैं, उसके लिए मुझे बस अड्डे जाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं सिटी के अंदर ही बुक कर सकता था टिकट को। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारा कि आप एक सिटी के अंदर अगर आपको ट्रैवल करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो सिटी के अंदर ट्रैवल करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो होचिमिन सिटी है और हनोई है और दानांग भी, तीनों ही जगह पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। वहाँ पर जो बसेस चलती हैं, एक तो बहुत साफ़ सुथरी क्लीन बस हैं, एसी बसेज हैं और उनमें भीड़ भी नहीं होती और बिल्कुल टाइम से वो बस आ जाती हैं, आपको बहुत देर वेट नहीं करना पड़ता। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है वहाँ पर होचिमिन सिटी के अंदर। या फिर मेरे पूरे वियतनाम ट्रिप के अंदर ही मैंने कहीं पर भी एक बार भी मैंने टैक्सी बुक नहीं की, मैंने सिर्फ और सिर्फ उन बसेस से या स्कूटी रेंट करके ही ट्रैवल किया। तो होचिमिन सिटी की अगर बात करें तो वहाँ पर आप वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस ले सकते हैं या फिर आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके बाद अगर स्कूटी की बात करें तो 500 to 600 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको स्कूटी मिल जाती है। उसके बाद जब मैं दानांग गया, अब क्योंकि दानांग में मुझे थोड़ा आउटर में जाना था, जैसे मार्बल माउंटेन्स, होयान या बाना हिल्स जाना था और रात तक मुझे फिर वापस दानांग भी आना था। तो उसके लिए दानांग के अंदर मैंने स्कूटी रेंट की थी, जो स्कूटी मैंने अपने होटल से ही ले ली थी, आप बाहर से भी ले सकते हैं। तो उसका जो मुझे एक दिन का जो किराया उन्होंने लिया स्कूटी का, वो 500 रुपये था पर डे। और उसके अंदर अगर मैं पेट्रोल डलाने की बात करूँ तो पर लीटर वहाँ पर जो पेट्रोल है वो 70 to 75 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल है। और जितना भी वियतनाम के अंदर आप जगह जगह स्कूटी की पार्किंग देंगे तो आप 30 से 35 रुपये एवरेज उस पार्किंग को मान सकते हैं, अराउंड 10,000 डोंग के आसपास आपकी पार्किंग लगेगी। तो दानांग में हमने स्कूटी रेंट की थी, 500 रुपये पर डे के हिसाब से हमें वो मिल गई थी। और 2 दिन के लिए स्कूटी में जो हमने पेट्रोल डलाया था वो सिर्फ 150 पौने 200 रुपये के पेट्रोल में ही हमारा आना जाना सब कुछ हो गया था। अब वहीं अगर मैं बात करूँ निनबिन की, तो निनबिन में तो मैं हाईली आपको रिकमेंड करूँगा आप स्कूटी ही रेंट करें, क्योंकि वहाँ पर आपको बसेस नहीं मिलेंगी। तो वहाँ पर जो मैंने स्कूटी रेंट की थी वो थोड़ी सस्ती थी, मैंने अपने होम स्टे से ही की थी। तो वहाँ पर स्कूटी एक दिन के लिए मुझे जो मिली थी वो थी सिर्फ 300 रुपये में, ओ सॉरी 350 रुपये में, 1 लाख वियतनामीज डोंग में। और सेकंड जो मेरा डे था उस दिन मुझे सिर्फ 5 घंटे के लिए स्कूटी चाहिए थी, तो मैंने सोचा हम बात कर लेते हैं, क्या पता वो उस पर कुछ डिस्काउंट करें। तो वो स्कूटी मुझे सिर्फ 200 रुपीज़ में ही मिल गई थी, और पेट्रोल प्राइस तो बाकी मैंने आपको बता ही दिया। वहीं अगर मैं हनोई की बात करता हूँ तो वहाँ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, आप बस इससे ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं, आपको टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे उसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। तो जब लास्ट डे मुझे हनोई में ओल्ड क्वार्टर से एयरपोर्ट जाना था फ्लाइट लेने के लिए, तो एयरपोर्ट वहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर्स दूर था। और अगर मैं टैक्सी बुक करता तो उसके अंदर मेरे लगभग 1200 रुपये टैक्सी में लग रहे थे। तो मैंने सोचा, मैंने गूगल मैप्स पर लगाया, अपने लोकेशंस लगाई और उसके बाद गूगल मैप पर बस वाले सेक्शन में गया, उसने शो किया कि ये बस है और इस स्टेशन से आपको स्टैंड से इतनी देर में मिल जाएगी। तो हम वहाँ पर गए, हमने वो बस ली और उस बस का टाइम था 1 घंटा 20 मिनट में हमें पहुँचाने का। 5 मिनट में वो बस आ गई थी, 1 घंटा 20 मिनट में ही बस ने हमें एयरपोर्ट पहुँचा दिया था। और उस बस में टिकट हमारा लगा सिर्फ और सिर्फ पर पर्सन 30 रुपये, यानी कहाँ मुझे 1200 रुपये देने पड़ सकते थे 2 लोगों के लिए, हमने 2 लोगों का सिर्फ हमारे 60 रुपये लगे और हम बाय बस काफ़ी आराम से पहुँच गए एयरपोर्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं ट्रांसपोर्टेशन में जिनका आप कुछ ख्याल रख सकते हैं, और उनका अगर आप थोड़ा ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का, तो आप काफ़ी अच्छी खासी सेविंग्स एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने में, सिटी के अंदर ट्रैवल करने में आप कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं मेन हमारे बजट की, कि पूरा वियतनाम ट्रिप के अंदर हमारा कितना खर्चा हो सकता है। तो उसके अंदर यहाँ पर अब जो मैं आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताऊँगा वो मैं यहाँ पर आपको 2 लोगों के हिसाब से ही बताऊँगा, क्योंकि हम 2 लोग घूमने के लिए साथ में गए थे। तो अब उसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारी फ़्लाइट्स की, तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आप कुछ कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे तो फ़्लाइट के टिकट्स उस अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको कितने के मिलते हैं। अब जो मुझे फ़्लाइट के टिकट्स मिले थे 2 लोगों के लिए आने जाने का, वो थे 22,400 रुपये के। अब अगर उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर वीज़ा की, तो वीज़ा के लिए 2,000 रुपये पर पर्सन वो आपको पे करना ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की, तो मुझे 350 रुपये पर पर्सन पड़ा था, तो 700 रुपये हो गए ट्रैवल इंश्योरेंस के। उसके बाद हम बात करते हैं सिम की, तो सिम के लिए यहाँ पर मैंने 900 रुपीज़ रखे हैं, वैसे आप 500 या 600 आसपास में भी सिम मिल सकती है आपको। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ होटल्स की, तो 600-700 रुपये एवरेज आप मान सकते हैं। तो उसके अंदर जो हमारा होटल्स का खर्चा था 6 दिन का, वो था 3700 रुपीज़। अब उसके बाद हम बात करते हैं अगर फूड की, तो जैसा मैंने बताया 500 रुपीज़ पर पर्सन आप रख सकते हैं, बाकी आपके ऊपर, आप उसके ऊपर कितना खर्चा करते हैं। तो 500 रुपीज़ पर पर्सन आप उसे रख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 1000 रुपीज़ एक दिन के और 9 दिन के हो गए 2 लोगों के 9,000 रुपये, तो 9000 रुपीज़ हमारे हो गए फूड के। अब उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, कि एक सिटी से दूसरी सिटी में आना भी इसी में इंक्लूड में रखूँगा।
सिटी के अंदर का ट्रैवल भी इसी में है। उसके अलावा जो हमने फ्यूल का स्कूटी में जो फ्यूल डलवाया उसके चार्ज, स्कूटी का रेंट और पार्किंग, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। और ये जो हमारा टोटल 9 दिन के अंदर इसमें खर्चा आया था सब सिटीज़ के बिटवीन ट्रैवल का भी और सिटी के अंदर ट्रैवल करने का भी, तो वो हमारा है 8,200 रुपये। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा एक जो मेन चीज़ होती है हमारे अट्रैक्शंस और एक्टिविटीज़ की, जो हमने मेन जगहों को देखी जहाँ हमने एंट्री टिकट्स दिए और साथ में हमने कुछ एक्टिविटीज़ की, तो उनका कितना खर्चा हम लेकर चलें, क्योंकि ये भी एक काफ़ी मतलब बड़ा खर्चा है वियतनाम के अंदर। तो वो सबका अगर मैं टोटल करके बताता हूँ तो 15,500 रुपये यहाँ पर मैंने अपना अट्रैक्शन और एक्टिविटीज़ के लिए रखे हैं। तो हमारा उसके अंदर लगभग इतना खर्चा हुआ। तो अब अगर वहीं हम इस सारे खर्चे को टोटल करते हैं कि ये पूरा हमारा टोटल कितना हमारा बजट रहा 2 लोगों का 9 दिन का, तो वो हमारा रहा 64,400 रुपीज़, यानी हम इसको 65,000 मान सकते हैं राउंड फिगर में। तो 2 लोगों का हमारा 65,000 रुपये 9 दिन का वियतनाम के अंदर खर्चा रहा, जिसके अंदर हमने अगर हम इसको पर पर्सन कर लेते हैं तो 32,500 रुपये वो बचेगा। तो इसके अंदर हमारा फ़्लाइट्स भी इंक्लूड है, वीज़ा भी है, मतलब सब कुछ एवरीथिंग इसके अंदर इंक्लूड है हमारा। और जैसे आप देख सकते हैं, आप वियतनाम की मैंने ऑलरेडी सीरीज़ भी वैसे पूरी अपलोड की हुई है। आप इन चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, जिनसे आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं, या हमारी जो बस जर्नी थी पूरी वो किस तरह की थी। हमने जो अलग अलग वहाँ पर एक्टिविटीज़ की, जैसे हम बाना हिल्स गए या फिर हम हलोंग बे क्रूज़ टूर के लिए गए। सबसे बड़ा हमने वहाँ पर वियतनाम में पगोडा देखा, जो बाइदिन पगोडा था, तो वो कैसा था। तो वो सारी चीज़ें आप चाहें तो वो वीडियोस में भी आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं इसके बाद मैं कहना चाहूँगा इसके अंदर कि जैसा आप देख सकते हैं सिर्फ 65,000 रुपीज़ में हम 2 लोग 9 दिन के लिए वियतनाम घूम कर आए, और जिसमें हमने साउथ से नॉर्थ तक वियतनाम को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। और उसके अंदर जितने भी मेजर अट्रैक्शंस थे, हम ज़्यादातर हर जगह पर गए जितना हम कवर कर सकते थे अपने टाइम के अंदर। या जैसा मैंने कहा कि कम बजट के अंदर भी आप बहुत अच्छे तरीके से वियतनाम घूम सकते हैं। हालांकि बस आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो मैंने अभी वीडियो के अंदर भी पीछे आपको बताई, लाइक आपको कहाँ होटल्स बुक करने चाहिए, किस तरह फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, कैसे आप होटल्स सेलेक्ट अपने कर सकते हैं, कैसे आप टैक्सी आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से काफ़ी ईजीली कंफर्ट के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप बसेस से एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकते हैं। तो वो बहुत सारी कुछ कुछ उसके अंदर चीज़ें हैं जहाँ पर आप काफ़ी सेविंग्स कर सकते हैं। अब जैसे बाना हिल्स है, मुझे वहाँ जाना है और 2900 रुपये का टिकट है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मुझे लेना ही है, या तो मैं उसे छोड़ दूँ या फिर मुझे वो लेना ही होगा। तो जो लास्ट में कंक्लूजन में मैं कहना चाहूँगा वो यही है कि अगर आप भी वियतनाम घूमना चाहते हैं और अच्छे से घूमना चाहते हैं, तो आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और आप काफ़ी सेविंग्स कर सकते हैं और बहुत अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से पूरा इन्जॉयमेंट के साथ आप वियतनाम घूम कर आ सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के अंदर कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, आई होप जब आप भी फ्यूचर में कभी वियतनाम जाने का प्लान करेंगे या अभी कर रहे होंगे तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपके इसमें काम आएंगी। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर मिसिंग हैं, आपको आपके कुछ पर्सनल और डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, आपको अच्छी लगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।